मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। बदला ना अपने आप को, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर, मिलते रहे सभी से मगर, अजनबी से रहे। दुनिया ना जीत पाओ तो, दुनिया ना जीत पाओ तो, हारो ना खुद से तुम। थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। दोस्तों, कभी कभी आप जैसे हैं, आप वैसे ही सही हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना सही नहीं है, आगे चल के कुछ नई चीजें करना सही नहीं, सब कुछ सही है। बट ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है, देयर आर समथिंग व्हिच हैज इम्बाइब इन योर ओन पर्सनालिटी। तो बहुत बार अपनी पर्सनालिटी की एक्सेप्ट करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ये भी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुअली चेंज करने से, तो चेंज करना तो पड़ेगा। बट यस, तो कभी कभी अगर दुनिया ना जीत पा रहे हो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, इसने ये कर लिया उसने वो कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप जीवन में अपने लेवल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, मंजिलें हमेशा आपको मिलेंगी। इसी के साथ आज का दिन चल रहा है एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल तैयार रहो। सबसे पहला काम, आप अपने कॉपी के दो पन्ने लेंगे, इधर और इधर के, और उन दो पन्नों के अंदर एक तरफ बना लेंगे ट्रेडिंग और पीनल, दूसरी तरफ बनाएंगे बैलेंस शीट। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इनको नंबर वाइज अपन नंबर वाइज करेंगे, 1 देन 2 देन 3। इनका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग, और स्क्रीनशॉट के बाद अपन धीरे धीरे एक एक चीज माइंड में इंसेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस बार पढ़ाने नहीं, मन में बिठाने आया हूं, जहन में संभालने आया हूं। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी के दो पेज ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक पेज की तरफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाओ, जैसा मैं बना रहा हूं। और एक तरफ आप बनाएंगे किस चीज का, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट का। सर ऊपर नीचे बना ले, इच्छा नहीं है बेटा आमने सामने बनाना, ये मेरी पूरी इच्छा है। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है बेटा, तो बस उसी रीजन के कारण आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये आपका पेज 1 होगा इस तरफ का, और इस तरफ इसको मान लो पेज ब्रेक है ये पूरा ऐसा, और इस तरफ आप बना लीजिए बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो ऐसे दो चीजें लेके बैठेंगे हम, पूरी एडजस्टमेंट ढंग से समझने वाले हैं, सिस्टमेटिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या तैयार है सब लोग? तो क्या रेडी हो जोश के साथ, मजे के साथ, आनंद के साथ? तो करते हैं विद स्माइल। सबसे पहले बेटा एडजस्टमेंट जो हमने ऊपर देखी, हम नंबर वाइज चलेंगे। हाँ बेटा, नंबर वाइज। यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा आपका। इतना हिस्सा अपन प्रॉफिट एंड लॉस को देंगे बेटा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट नॉर्मली कम होती है। तो एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स का पहले बात तो मतलब क्या, वो समझ ले बेटा। एडजस्टमेंट मतलब देयर आर मेनी थिंग्स इन अकाउंटेंसी जो बहुत बार आपको 31 मार्च के बाद मालूम पड़ती हैं, या 31 मार्च के दिन आपको उन चीजों का इफेक्ट देना पड़ता है। तो ऑल दोज थिंग्स जिनका आप साल भर में इफेक्ट नहीं दे पाए हो, जिसको आपने अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करा है, उन सबको अपन एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए वर्ड है एडजस्टमेंट, मतलब साल तो खत्म हो गया, अब एडजस्टमेंट करनी है। तो उन सारी एडजस्टमेंट्स के लिए बेटा हम लोग को डबल इफेक्ट आता है, क्योंकि आपकी बुक का नाम ही है डबल एंट्री बुक। तो क्योंकि आपको किसी भी चीज को इफेक्ट देना है, तो उसके इफेक्ट दो होने चाहिए। अपन अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ के आए, जनरल एंट्री में पढ़ के आए, तो उसके इफेक्ट बेटा दो होने चाहिए, इसीलिए हर चीज में दो इफेक्ट आएंगे। कूल। तो सबसे पहले नंबर पे अगर आपने ऊपर का स्क्रीनशॉट लिया हो, तो सबसे पहले नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक था। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो साल के एंड में 31 मार्च को रात को पूरी दुकान का माल बिकने के बाद, जितना माल बिक गया 31 मार्च की रात में, जो माल बचा है उसको आप गिनते हो, उसको वैल्यू करते हो। चाहे उसकी एक मार्केट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, उसको आप वैल्यू करते हो और वो लिखते हो। सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये साल के अंदर मालूम पड़ता है कि साल खत्म होने के बाद? तो सर ये साल खत्म होने के बाद मालूम पड़ेगा, 31 मार्च को मालूम पड़ेगा। तो इसकी अभी तक आपने एंट्री नहीं की होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब आप साल के एंड में कौन सी डे को, 31 मार्च की रात को जो माल दुकान पे बचा है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसकी हो सकता है कॉस्ट प्राइस हो, एक मार्केट प्राइस हो। तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर वैल्यू करेंगे। और उसके दो इफेक्ट आएंगे, एक तो ट्रेडिंग में आएगा सर, जो भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो,
और दूसरा क्योंकि वो साल के एंड का स्टॉक है हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो हमारे करंट एसेट का पार्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आता है। वन वन, सब साथ में बोलेंगे वन वन, प्लीज बोलना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है साइकोलॉजिकली हम जो चीजें बोलते हैं वो हमको हटवा जाती है, हम गाने जो गाते हैं ना पूरे पूरे वो हमको याद हो जाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक एक यहाँ पे आएगा और एक एसेट में। सर स्टॉक है, माल है इसलिए, और ट्रेडिंग में बेटा इसलिए आएगा क्योंकि ये माल बच गया है। जो अपन ने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पूरा डाला था, परचेज भी डाली थी, तो क्या जितना माल हमारे पास खरीदा गया था क्या वो बिक गया? क्या नहीं सर, नहीं बिका, तो परचेजेस तो पूरी लिखी। तो जो माल बच गया है उसको इस तरफ निकालेंगे, इस तरफ लिखा जाता है ताकि करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ पाए। करेक्ट क्या आ पाए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ पाए। सेकंड, आपने परचेज में और ओपनिंग स्टॉक में सारा माल ले लिया था, तो वो माल का इफेक्ट भी आ पाए, मतलब जो बच गया है माल उसका इफेक्ट आ पाए। ठीक है क्या बेटे यहाँ तक? कूल। सर किस पे अगर कभी दो वैल्यू दी हो तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, सीपी और एमबी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो ये याद रखेंगे मेरे बच्चे, कम ऑन, यस यस यस। चलिए सर नंबर 2 पे अगर आप ऊपर के चार्ट को देखें, वीडियो में दिखा देता हूँ, नंबर 2 पे बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। तो नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा, नॉर्मली तो वो पीएनएल का ही पार्ट होता है, तो वो जो भी यहाँ पे एक्सपेंस होता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेंट हो, कुछ भी हो, एक्सपेंसेस के ना एग्जांपल के लिए लेता हूँ, रेंट हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आके उसमें ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है ना बेटा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सर मतलब क्या होता है? बनता तो है पर अभी तक पे नहीं किया है। तो सर अभी तक आपने पे क्यों नहीं किया? साल आ गया तो खत्म हो गया। भाई बहुत सारे लोगों की सैलरी नेक्स्ट मंथ पे होती है, तो 31 मार्च को आपका साल खत्म हो गया, बट जो आपका स्टाफ है उसको सैलरी आप दोगे 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल ये साल होगा कि अगला वाला साल होगा? सर अगला वाला साल होगा। खर्चा किस साल का है? अगले साल का कि इस साल का? सर है तो इस साल का। पे कब कर रहे हैं? अगले साल। खर्चा कब का है? इस साल का। सर क्योंकि नॉर्मली जब आप 31 मार्च आ जाती है तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, छोटे मोटे आपके ऐसे खर्चे होते हैं जो आप 31 मार्च को पे नहीं कर पाते हो, साल खत्म हो जाता है, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग के डेट से पे करते हो। बहुत सारे लाइट के बिल हो गए, तो वो सारे खर्चे उसी साल के माने जाते हैं, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड। बनते तो हैं पर अभी तक पे नहीं करे हैं, लेकिन लेकिन क्योंकि ये उसी साल का खर्चा है इसलिए उसी साल में ऐड होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आते हैं लाइबिलिटीज में। काहे में आते हैं? लाइबिलिटीज में। सर क्योंकि देना बाकी है ना, सामने वाला कर्जदार हो गया हमारा, हम उसकी कर्जदार हो गए। क्यों? क्योंकि हमको उसको सैलरी देना बाकी है। अब अगर मेरे को मेरे स्टाफ को मैंने अभी तक सैलरी नहीं दी, तो क्या उनको सैलरी देना बाकी है? हाँ सर सैलरी देना बाकी है। तो क्या वो मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं? सर सैलरी सैलरी, हाँ यार पकड़ सकते हैं। इसीलिए वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो अगर वेजेस होगी बेटा तो ऊपर आएगी यहाँ पे, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम की चीज है तो वो ऊपर आ जाएगी। अदरवाइज अगर अपन बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैक्सिमम चीजें बेटा कहाँ आती है? टू ऑफर यहाँ पे, ठीक है ना, पीएनएल में आती है। क्या यहाँ तक ठीक है? नंबर 2 क्लियर क्लियर क्लियर। नंबर 3 पे अगर आप ऊपर चार्ट में देखेंगे तो आपको गिवन है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा यहाँ से जो भी एक्सपेंस होता है उसमें से माइनस होते हैं। सब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? तो दोस्त, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर पेड इन एडवांस। अपन ने कभी कभी क्या होता है प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं, कभी कभी अपन पूरी बिल्डिंग का रेंट एक साथ अगले साल का भी भर देते हैं, कभी कभी हम जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो पूरे 5 8 10 महीने का कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ इंश्योरेंस का पार्ट इस साल का नहीं अगले साल का भी हो जाता है। जैसे आपने इंश्योरेंस कराया लेट से जनवरी से जनवरी तक का, तो जनवरी से जनवरी तक का कराया, तो जनवरी से मार्च तो ये साल है, बाकी खर्चा इस साल का है कि अगले साल का है? सर अगले साल का है। कभी कभी आप रेंट भर देते हो 3 महीने का एक साथ, तो उस 3 महीने में हो सकता है फरवरी मार्च और अप्रैल भी आ जाए। तो फरवरी और मार्च तो ये साल है, और अप्रैल कौन सा ईयर? नेक्स्ट ईयर। यहां तक क्लियर है क्या? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपके वो खर्चे होते हैं जो खर्चे इस साल के नहीं, जो खर्चे किसके? नेक्स्ट ईयर के। यहां तक क्लियर है? अगर वो नेक्स्ट ईयर के हैं तो वो हमारे एसेट हो गए, क्योंकि वो हमको इस साल काम आएंगे कि नेक्स्ट ईयर काम आएंगे? सर नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि आपके एसेट हो गए इसलिए वो एसेट में जाते हैं। सर यहां से माइनस इसलिए होते हैं बिकॉज एज पर मैचिंग कंसेप्ट,
इस साल की इनकम को इस साल के एक्सपेंसेस से मैच करना है। तो अगर आपने कोई रेंट अगले साल का भर दिया है और आप उस रेंट को एज इट इज यहाँ पे रहने दे दो, तो क्या सही प्रॉफिट आ पाएगा? क्या नहीं यार सर, यहीं पे तो गड़बड़ होती है, क्योंकि हमने क्या रेंट तो अगले साल का भी भर दिया है बहुत सारा। अगर हम उस पूरे खर्चे को इस साल का मान लेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है क्या दोस्तों? कम ऑन, सबसे पहले 1 2 3 रिवाइज कर रहे हैं। 1 पे क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक साथ में बोलोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और वहां पे एसेट साइड। नंबर 2 पे क्या था दोस्त? नंबर 2 पे था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर यहाँ पे एक्सपेंसेस में ऐड होता है, वहां पे लायबिलिटी में जाता है ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड, पेड इन एडवांस। सर प्रीपेड एक्सपेंस इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए यहां से क्या होगा? माइनस, और वहां पे काय में आएगा? एसेट। यहां तक ठीक है क्या दोस्त? और अगर यहां तक ठीक है तो नंबर 4 और 5 देखते हैं। ये दोनों इस तरफ आएंगे बेटा। फोर्थ नंबर पे अपने पास ऊपर भी देख लेते हैं बेटा। 4 5 6 7 एक बार आप लोग टिक मार्क लीजिएगा। देखो फोर्थ पे है अपने पास क्या? अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम, और फिफ्थ पे है एडवांस, ठीक है ना। सिक्स्थ पे लाऊंगा डेप्रिसिएशन, सेवंथ पे लाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो सिक्स्थ और सेवंथ डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेंगे। तो बच्चे थोड़ा सा साथ दें, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अलग से लिख लेना है ना बेटा, कभी कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए भी दिया रहता है, तो अपन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है। चलो सर अब बताओ कहाँ कहाँ पे आता है। तो बेटा फिफ्थ नंबर की चीज है, आराम से आइएगा, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है सर? अक्रूड इनकम से फॉर एग्जांपल आपकी किसी से इंटरेस्ट बनता था बैंक से। अब बैंक ने बोला हम तो इंटरेस्ट देंगे, आपकी एफडी बनी थी जून में, तो जून में ही देंगे इंटरेस्ट। हमने बोला भाई ये साल मार्च में खत्म हो रहा है, क्या हमारा मार्च तक का कोई इंटरेस्ट बनता है क्या? तो उन्होंने बोला देखो बनता तो है बिल्कुल, आपका इतना ड्यू है, लेकिन अभी हम देंगे नहीं, क्योंकि हम आपको क्रेडिट करेंगे जून। क्रेडिट कब करेंगे? जून में। तो ये क्या हो गया बेटा? अक्रूड इंटरेस्ट। क्या हो गया? अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड फीस, अक्रूड कमीशन का मतलब है जो बनती है, ड्यू हो चुकी है, बट अभी तक मिली नहीं है। जैसे सैलरी होती है, बहुत बार आपकी ड्यू हो चुकी होती है, लेकिन आपको बोलते हैं हम अगले महीने देंगे, 15 दिन के बाद देंगे, कंपनी का सिस्टम होता है। तो अक्रूड का मतलब क्या? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बनती तो है, बनता तो है, पर मिला नहीं है। तो सर क्या मतलब सामने वाले से अपने को पैसा लेना बाकी है? हाँ सर, सामने वाले से पैसा लेना बाकी है। क्योंकि सामने वाले से लेना बाकी है, इसलिए सामने वाला एक प्रकार से हमारे लिए डेटर हो गया। इसका मतलब उससे पैसा लेना बाकी मतलब अपना एसेट हो गया ना बेटा। जिन जिन लोगों से आपको पैसा लेना बाकी होता है, पापा से पूछना कि पापा क्या किसी किसी से किसी का फाइनेंस का काम हो, तो किसी से पैसा लेना बाकी है क्या? पापा बोलेंगे हाँ यार बेटा, मेहता अंकल, गुप्ता अंकल से पैसा लेना बाकी है। तो वो सब आपके क्या हो गए? एसेट। तो वो कहाँ पे आएंगे बेटा? एसेट। ठीक है क्या यहाँ पे? ये नंबर 4 अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड होता है? पीएनएल के इसमें अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड कमीशन, अक्रूड फीस कुछ भी हो सकता है ना, उसमें ऐड कर देना, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे होता है बेटा एडवांस। तो एडवांस फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, समझो कमीशन है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपको एडवांस में पैसे देते हैं। तो एडवांस में मतलब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आपकी बनती नहीं है, लेकिन आपको अगले साल की भी दे दी, एक साथ पैसे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप बड़े बड़े बिजनेस करते हो, कहीं पर कमीशन बेस्ड बिजनेस करते हो, तो जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो आपको साल भर की कमीशन एडवांस देते हैं, यार आप काम करो, हमको काम अच्छा चाहिए। तो ये पैसा बनता था कि पहले ही आ गया? क्या इस साल की इनकम था कि नहीं था? तो सर कभी कभी आपको जब एडवांस मिल जाता है तो वो एडवांस करंट ईयर की इनकम नहीं होता है। अगर कोई बच्चा मुझे एडवांस फीस दे दे, सर मैं आपको अगले साल 12th की फीस भी अभी दे रहा हूँ, इसी साल दे रहा हूँ, तो बताओ क्या उनको पैसा तो मिल गया? क्या वो मेरी इस साल की इनकम है कि अगले साल की इनकम है? तो अगर आपको लगता है कि वो मेरी अगले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है, तो एज पर मैचिंग कंसेप्ट क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे? द आंसर इज नो, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप एडवांस क्या कर लो? माइनस। और यहाँ पे एडवांस लायबिलिटी में आता है। किसी ने भी अगर आपको एडवांस दे के रखा है ना बेटा, तो उसका कर्जा है आप पे, आपको उतारना पड़ेगा। तो आपको एडवांस कमीशन मिल सकती है, एडवांस सैलरी मिल सकती है, एडवांस रेंट मिल सकता है। गेटिंग इट? तो इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग इन एडवांस, तो क्योंकि क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में माइनस हो जाती है, और क्योंकि आपको अगले साल का पैसा इस साल ही मिल गया, इसलिए जाके लायबिलिटी में प्लस हो जाती है।
अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज लेके चलता हूँ बेटा। कोई सा भी एसेट हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, मतलब कौन सा फिक्स है, तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, तो इस पे या तो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है ना, और फिर इसी पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लगता है ना बेटा। तो नॉर्मली फिलहाल अपन अभी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो नंबर 6 पे हमारे पास होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, माइनस कूल, यहां से डेप्रिसिएशन स्लैश प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्लैश व्हाट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि अभी अपन डेप पढ़ के आ रहे हैं, या तो किसका अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन का, और यहाँ तो फिर प्रोविजन फॉर डेप का। प्रोविजन फॉर डेप मतलब एक्यूमुलेटेड डेप, तो वो एसेट में से माइनस होते हैं। सर इनको एडजस्टमेंट क्यों बोला जाता है, तो दोस्त इनको एडजस्टमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप डेप्रिसिएशन साल के बीच में तो नहीं लगाओगे, आप डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगाते हैं, कि आप डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगा रहे हैं, इसीलिए ये यहां से एसेट में से माइनस होगा। और क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है, तो टू डेप्रिसिएशन कूल डेप्रिसिएशन और फिर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों की दोनों यहां पे आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर, राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा माफ करते हुए चलना, डेप्रिसिएशन, ठीक है क्या, नंबर 6 और नंबर 7। तो मैं बच्चों से बोलूंगा एक बार पहले बोलने के साथ स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति दूंगा कि आपने 7 एडजस्टमेंट सीखी हैं। सर इन 7 एडजस्टमेंट का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे से और आराम से पहले स्क्रीनशॉट लो। नंबर 1 पे क्या था, फटफट रिवाइज करेंगे आप, और मैं साथ में बोलोगे, धोखा तो नहीं दोगे। चलो अगर साथ में बोलोगे तो बोलो। पहले नंबर पे क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, कहां पे आता है बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, एसेट। सेकंड नंबर 2 पे क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कहां पे आते हैं सर, वो पीएनएल के डेबिट साइड में, और वो हमारी लायबिलिटी होता है। नंबर 3 पे क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि वो इस साल खर्चा नहीं है इसलिए यहां से क्या होता है माइनस, और वो हमारा क्या है, एसेट। नंबर 4 पे क्या, अक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव, बनता तो है पर मिला नहीं है, सर यहाँ पे आएगा नंबर 4, हाँ बिल्कुल, और कहाँ पे आएगा, एसेट में, क्योंकि लेना लोगों से पैसे बाकी है। नंबर 5 पे क्या था, एडवांस। एडवांस में क्या किया था सर, एडवांस में अपन ने इसको यहाँ से माइनस किया था, ठीक है। क्यों माइनस किया था, इस साल की इनकम नहीं अगले साल की इनकम है, और एडवांस यहाँ पे 6 और 7 पे क्या गया था बेटा, सर 6 और 7 पे डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था। हम एसेट में से डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, और सेम चीज यहाँ पे आती है, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या यहाँ तक सबको कूल है, मजा है, मजामा, केम छो, ठीक है। अब अगर अपन एक और बेटा, अगर आपका पेज कुछ बचा होगा, मैं जानबूझ के 8 से लेके आने वाली 15-20 तक की एडजस्टमेंट के लिए एक और बना रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत ब्राइट और क्लियर समझ में आ सके, ठीक है सर। एक बार अपन ट्रेडिंग के और पीएनएल फिर से बना लेते हैं बेटा, है ना। और अगर अपन इसको लेके चलेंगे आगे बेटा, तो इसको अपन फिर आगे लेके चलते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्त, मैं क्या करूंगा सर, आपका तो हमको पता है, आप वापस से 2 पेज के लिए बोलोगे, आपकी इच्छा हो तो आपके उसी अकाउंट में जगह बची हो बड़े पेज में तो वहीं कर लेना, अगर जगह नहीं बची हो तो नए पेज पे आने वाली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। मैं इस बात का बेटा गर्व घमंड तो नहीं कर सकता, बट हाँ ये बोल सकता हूँ, ये एक बहुत इजी तरीका है मेमोराइज करने का, ये एक बहुत इजी तरीका है मेमोराइज करने का। क्या सर, क्या मेमोराइज करना है, तो मेमोराइज ये करना है कि कौन सी चीजें कहाँ जाते हैं। बेटा अगर किसी ने वो पिक्चर देखी हो ना, रन, तो जो पिक्चर थी आपकी कौन सी वाली, रनवे, रनवे, तो उस पिक्चर में ना अजय देवगन की है ना फोटोजेनिक मेमोरी होती है। तो फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब क्या होता है कि वो जो देखता है ना उसके दिमाग में सेट हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा सा ऐसा है, वो जो देखता है उसके दिमाग में सेट हो जाता है, तो वो देखता अगर ध्यान से, कोई भी मूवी हो गई, ऐसा नहीं है, तो मूवी में देखना कोई भी एक हीरो का सीन होगा जो बिल्कुल कूदते हुए हुआ, आपको का ध्यान आ गया, अरे क्या क्या सीन। अब किसी के दिमाग में अगर लव हार्मोन्स चल रहे हैं तो कोई भी मूवी में ऐसा वैसा किसी टाइप का सीन होगा, याद हो जाएगा यार, आपको दिमाग में सेट हो जाता है। तो बेटा ऐसे अपन पढ़ाई को भी सेट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि अपन उल्टे सीधे सीन, मतलब बस प्यार कभी मैं कभी तुम करते करते उसी सीन को दिमाग में रखेंगे। उनको डिलीट करना है, इसको इन करना है,
ठीक है दोस्तों, तो फोटोजेनिक मेमोरी का ये बेनिफिट होता है कि आप दिमाग में सेट कर लो, अरे सर आपका चेहरा दिल में बसा लेंगे, अरे ये कर दो तो और ही अच्छी बात, ठीक है ना। तो जिस्म की बात नहीं थी, उनके रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो आ रहे हैं लंबी दूरी तय करते करते, छोटा मोटा सफर नहीं है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर हूँ, तो उसी के साथ सब कुछ ये बताना चाहता हूँ। चले सर, नंबर 8, 9 और 10 तीनों की तीनों डेटर्स से रिलेटेड है, और ये सबसे टिपिकल एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। मान लो आपको बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है बेटा, लेट्स से अगर अपन बात करके चले तो 1,02,000 के, ठीक है। डेटर्स कितने के गिवन है ट्रायल बैलेंस में, तो बेटा और ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेट्स गिवन है। ट्रायल बैलेंस में कौन से गिवन है, बैड डेट्स गिवन है कि साल के अंदर भैया 10,000 रुपए डूब चुके हैं। तो सर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है वो एडजस्टमेंट होता है, कि जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है वो एडजस्टमेंट होता है। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है सिर्फ वो एडजस्टमेंट, ठीक है सर। अब अगर मैं यहां से आपसे एक छोटी सी बात करूं, अगर आपको एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स गिवन है कि फर्दर बैड डेट्स लिखा होगा, फर्दर बैड डेट्स 2,000, इसका मतलब आपको मालूम पड़ा कि पहले तो 10,000 रुपए डूब गए थे साल के अंदर, अब 2,000 रुपए और डूब गए, तो सर ये तो और बात बुरी बात हो गई यार, सर 2,000 रुपए और डूब गए, तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है सर? सर ये नंबर 8 की एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये आपको कब मालूम पड़ा, साल के अंदर कि साल के बाद? सर ये हमको साल के बाद मालूम पड़ा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट वाली बैड है नंबर 8, यहाँ पे अलग से इसमें आके अलग से लिखोगे एडजस्टमेंट वाली बैड डेट या फर्दर बैड डेट। कूल क्या बच्चों, यहाँ पे 2,000। सर आगे क्या होगा बेटा, अब बताओ डेटर्स कितने बच गए, 1 लाख, कितने बच गए 1 लाख, अपन बोल देते हैं रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है। अब इसमें आपको बनाना है PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आपको लग रहा है साल के एंड में कहीं ऐसा ना हो कि और भी पैसा डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो कि और भी पैसा डूब जाए, इसलिए आप फर्दर बैड डेट्स 10% की और ले रहे हो। तो PFDD कितना हो गया बेटा 10,000, सर ठीक है। तो 1 लाख में से कितने गए 10,000, तो बच कितने गए 90,000। सर इसको अपन बोलते हैं न्यू PFDD, क्या बोलते हैं न्यू PFDD, जो इस साल का बना रहे हैं। तो क्या सर ये भी एक प्रकार से खर्चा ही होता है? हाँ, ये प्रोविजन होता है बेटा, आपको लगता है पैसा और डूब जाएगा। सर ये क्यों बनाते हैं, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना बेटा, ये सब वाइवा में पूछे जाते हैं। कभी आप बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज में बैठते हो तो 11th क्लास का आप पूछते हैं, उनको पता होना चाहिए बच्चे के बेसिक्स क्लियर है कि नहीं। आप सीए की एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन पूछते हैं, तो माइनस कितना 10%, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। सर ठीक है, आगे की बात क्या देखना है यार बेटा, आगे की बात यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे कितना हो गया 90,000। कूल कूल कूल, हाँ सर कूल। आगे की बात इसमें से वो बोलते हैं एक प्रोविजन बनाओ डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब माइनस, यहाँ पे वो चाहते हैं नई चीज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सो ये क्या हुआ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आपको पता है कि जिस भी अंकल को पप्पा ने 1,050 का माल बेचा है, वो आके पापा को 1,000 रुपए पकड़ाएगा, ऊपर के 50 रुपए नहीं देगा। सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा होता है? ऐसा ही नहीं होता है क्या? कभी कभी किसी का बिल बनता है 2,011 रुपए का, तो आपको क्या आता है 2,011 देते हैं कि 2,000? सर बहुत बार वो 2,000 रुपए देके चले जाते हैं। कुछ बच्चे तो हंस के बोल रहे होंगे सर इतने भी नहीं देते और कम कर देते हैं। हाँ तो बेटा यही, ये डिस्काउंट बहुत बार बिजनेस देता नहीं है, कस्टमर ले लेते हैं, अपने आप ही ले लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक प्रोविजन बना के चलना पड़ता है कि यार कस्टमर जिसको उधार पे माल बेचा है, जब वो पैसा देने आएगा डिस्काउंट मांग के जाएगा, ठीक है ना। अपन इसका 5% मान लेते हैं कि नॉर्मली 5% डिस्काउंट लेगा। सर एक्चुअली वो लेते हैं कि हम मानते हैं, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट ये होने वाला लॉस है, होने वाला खर्चा है, इसको आप मानते हो। सर ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटस 90,000 का 5% 4,500 हो गया दोस्त, तो वो यहां से माइनस कर देते हैं। अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो यहाँ पे जो रिमेनिंग डेटर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 85,500 के, और आपकी तीन एडजस्टमेंट 8, 9 और 10, ये तीनों ही यहाँ पे आती है बेटा। कौन सा, अगर मैं बात करूं ये नंबर 8 की थी, ये नंबर कौन सा है 9 और 2
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर ठीक है, ये कितने का था बेटा आपका? 4500 का, और यहाँ पे 10। यहाँ पे बच्चे का एक क्वेश्चन है, सब पुराना भी कोई पीएफडी बनाओ पिछले साल का, तो ओल्ड पीएफडी को यहाँ डाल दिया करो बेटा। कुछ बुक्स बताएंगी आप लोग को कि वो इधर से डेबिट साइड से माइनस कर दिया करो, कर तो वैसा भी सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ से माइनस करोगे, कभी पुराना पीएफडी ज्यादा हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर, मतलब पुराना पीएफडी कभी 30,000 का हुआ तो इसीलिए ओल्ड पीएफडी को इस तरफ डाल दिया करो। सर जो ओल्ड पीएफडीडी होगा वो कहाँ गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन होगा, यहाँ पे गिवन नहीं होगा। ठीक है क्या यहाँ तक? सर ठीक है, 8 9 10। सर एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लें क्या बेटा? तीनों पहले साथ में बोलो, तीनों एडजस्टमेंट किसके साथ की होती है? डेटर्स के साथ की, डेटर्स के साथ। सर पहले एक होती है एडजस्टमेंट वाली बेड डेट्स की, फर्दर बेड डेट्स हो गई, उसको डेटर में से माइनस करेंगे, जो बचेगा जैसे 1 लाख बच गया तो उस डेटर्स पे नया प्रोविजन, नया प्रोविजन मतलब क्या? न्यू पीएफडीडी की और भी पैसा डूब सकता है, तो वो अपन इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो जो 1050 वाले अंकल अपने को क्या देंगे सर? 1000 रुपए देके जाएंगे, तो अपन मान लेते हैं कि हमसे डिस्काउंट डेटर मांगेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे डेटर्स में से माइनस होती है, यहाँ पे क्या में से माइनस होती है बेटा? डेटर्स में से, और वहां पे यहाँ पे आती है नंबर 8 9 और 10 के नाम पे। सर इनको अगर दिया हो तो ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? पहले बैड डेट्स माइनस कर दी, फिर डिस्काउंट माइनस कर दिया, फिर कुछ और? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, दगा हो जाएगी। इसको इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है और ओल्ड पीएफडी। तो यहां तक बच्चों को क्लियर है क्या? अगर थोड़ा सा पानी वानी पीना हो पी लो, सुस्ता लो, और पूरे रेडी हो तो बिल्कुल जोश के साथ पेन को फिर से उठाओ। अब अपन 3 इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है वो लोन जिसपे आपको ब्याज देना था बट अभी तक आपने उसका इंटरेस्ट नहीं भरा, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है क्या? हाँ, वो लोन में प्लस होता है नंबर 11, और क्योंकि इंटरेस्ट पे ब्याज भरना जरूरी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, नंबर 11 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन नंबर। सर ठीक है, कूल, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो क्या ओनर ओनर बिजनेस से ब्याज लेगा? सर एज पर बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट याद आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट के हिसाब से जो ओनर है वो क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। तो बिजनेस के लिए तो सर वो खर्चा होता है, हमको पता है सर बिजनेस के लिए वो क्या होता है? खर्चा। और इसके लिए किसके लिए? ओनर के लिए क्या होती है? इनकम। कोई बता सकता है कमेंट करके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बेटा, तो वो ओनर के लिए तो बेटा अच्छी बात है, वो ब्याज ले रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस माना जाता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस को पे करना पड़ रहा है। बिजनेसमैन और बिजनेस दो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा बिजनेस के लिए इनकम है। देख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि ये बिजनेस चार्ज करता है बिजनेसमैन से। क्या इसका इफेक्ट क्यों होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या तो क्या करते थे? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो, क्या मैं बता दूं? याद करो, ये दोनों ही चीजें आप अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस भी करते थे कैपिटल में और माइनस भी करते थे। तो सर प्लस और माइनस दोनों ही क्यों, क्या इफेक्ट हो जाएगा? इसलिए बेटा क्योंकि एक तरफ तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है, दूसरी तरफ ये ओनर के लिए इनकम है। एक तरफ ये ओनर के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, और दूसरी तरफ बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज इनकम होती थी, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज क्या होती थी? एक्सपेंसेस। अगर यहां तक क्लियर हो दोस्तों तो लगाएं अगली छलांग।
सर ठीक है, वैसे भी आप बिना पढ़ाए छोड़ोगे तो नहीं? नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, हाथ तो कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने वो धूम धूम 3 देखी हो ना, बिल्कुल सुपर डुपर फ्लॉप गई थी, तो उसमें वो बोलता है आमिर खान, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या बेटा, साथ नहीं छोड़ेंगे बेटा, ऐसे तो क्या है, फटाके वटाकों की बातें नहीं कर रहे हैं बेटा, फटाके तो खूब छोड़ते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। चले बेटा आगे बात करें, तो अगली चीज आती है बेटा मैनेजर कमीशन, ठीक है ना। तो मैनेजर कमीशन कहाँ पे आती है वो समझा देता हूँ, और मैनेजर कमीशन का पूरा इफेक्ट भी समझा देता हूँ। तो नंबर 14 पे होती है मैनेजर कमीशन, जो कि नॉर्मली बिजनेस के लिए एक खर्चा होती है, कि आप मैनेजर को बोलते हो भाई तेरे को कमीशन देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी उसको कमीशन। किस चीज पे? प्रॉफिट। कूल। तो मैनेजर कमीशन। और आप अगर मैनेजर को बोल रहे हो तेरे को कमीशन देंगे प्रॉफिट पे, कमीशन क्या पे देंगे? प्रॉफिट पे। कूल। तो अगर अपन लेके चले तो वो मैनेजर बोलेगा भाई कब दोगे? हम बोलेंगे साल के बाद। साल खत्म होने के बाद क्यों? क्योंकि साल खत्म होने के बाद तो मालूम पड़ेगा तूने प्रॉफिट कमा के दिया है कि नहीं दिया। सर मैनेजर कमीशन में एक कंसेप्ट होता है आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। तो इसका लॉजिक क्या होता है बेटा? तो वैसे तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, फिर भी इतना ध्यान रख ले, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। नॉर्मली 90% ऑफ द केस में मैनेजर कमीशन ऐसा बोला होगा देखो कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ऐसा बोला होगा बेटा। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच। आफ्टर, ये वर्ड होगा आफ्टर चार्जिंग। तो जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो करोगे 10, जैसे रेट 10 है, अपॉन में 100 नहीं बेटा, अपॉन में 100 + 10 इनटू जो भी नेट प्रॉफिट हो, इनटू जो भी क्या हो, नेट प्रॉफिट। कूल। क्यों क्यों क्यों? इसका जवाब दूंगा बेटा मैं अभी दे सकता हूं, बट क्या होगा, जो फ्लो चल रहा है ना पूरा एडजस्टमेंट का, वो बिगड़ जाएगा। और नॉर्मल बोला हो बेटा, बिफोर चार्जिंग बोला हो, क्या बोला हो? अगर बिफोर चार्जिंग बोला हो तो नॉर्मल 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट, 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट। कब बेटा? जब बिफोर चार्जिंग बोला हो, ठीक है ना सर। तो सर इसका एक रूल क्या है बेटा, 90% तो आफ्टर चार्जिंग ही बोलेंगे। तो आप चाहो तो इसके लिए आर अपॉन में 100 + R याद कर सकते हो। इसका लॉजिक भी शॉर्टकट में समझा देता हूं बेटा। मैनेजर की कमीशन पे करेंगे तो प्रॉफिट उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता है कि प्रॉफिट कौन सा लें, वो प्रॉफिट जो मैनेजर को कमीशन देने के पहले आया है, कि वो प्रॉफिट जो मैनेजर को कमीशन देने के बाद आया है। लेकिन मैनेजर को तो कमीशन तभी लेंगे जब प्रॉफिट आएगा। अरे सर कंफ्यूज कंफ्यूज, इसीलिए बोला बेटा कि ये लॉजिक होता है कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो मैनेजर बोल रहा है 10% कमीशन दो, तो 10,000 रुपये हो जाएगी। हाँ सर ओके। लेकिन अगर मैनेजर को 10,000 रुपये दे दिए तो प्रॉफिट कितना बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा 90,000। तो एक बंदा बोल रहा है कमीशन तो 90,000 पे मिलनी चाहिए। क्यों 90,000? क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट तो 90,000 हुआ है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, जो मैनेजर की कमीशन वाला हिस्सा है ना, वो नीचे जोड़ देते हैं। ये बोलते हैं कि जो प्रॉफिट है ना वो 100 नहीं है, वो 110 है, क्योंकि उसमें मैनेजर की कमीशन भी मिली हुई है। Get it? तो अपन प्रॉफिट को 100 ना मानते हुए कितना मान लेते हैं, 110, क्योंकि उसमें मैनेजर की कमीशन भी मिली हुई होती है। ये एक अच्छा सटीक और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था बेटा। आपको कभी देना हो अपने वाइवा में तो वो बिल्कुल दे सकते हो सर, ठीक है। ये भी कूल वाली बात है। अब आगे क्या सर? अगली बेटा वो होती है, अगर मैं तुमको बोलूं तो लॉस बाय फायर। ध्यान रखना, इसको ब्लू पेन से ले रहा हूं। अगर लॉस बाय फायर हो गया तो सबसे पहले तो वो परचेज में से माइनस होगा। आपको बोल के रखा है गुड्स लॉस बाय फायर हो गए कितने के सर? अगर अपन बात करें तो लॉस बाय फायर हो गया लेट्स से 20,000 के। और फिर आपको बोल के रखा है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 12,000 का। तो सर यहां पे आ जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, यहां पे क्या आ जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी। कितने सर? 12,000। कूल क्या? तो सर बाकी 8,000, बाकी 8,000 तो लॉस हो गया ना बेटा, तो बाकी 8,000 यहां पे आ जाएगा। अगर नंबर 15 डालने दो तो टू लॉस बाय फायर कितना, 8,000। सुनो, सबसे पहले माल जलाना। अगर माल जला है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर दुकान का माल जला है तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होगा, इसका नंबर 15 डालने क्या। हाँ,
तो सर अगर 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 दुकान का माल जला है तो माल जल गया तो परचेज में से क्या हो जाएगा माइनस। इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने वाली है, दिए नहीं है, देने वाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और थर्ड बेटा लॉस बाय फायर यहाँ पे। सर क्या सिर्फ इतनी सी एडजस्टमेंट होती है? नहीं बेटा, देयर आर सम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी होती है, थोड़ी सी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी होता है, कुछ रेक्टिफिकेशन वाली भी गलती होती है कि आपने वेजेस के लिए जो रिपेयर के लिए दिया वो आपने इसमें डाल दिया, नॉर्मल वेजेस में डाल दिया, तो ऐसी एडजस्टमेंट भी होती है, उसको अपन और सुपर स्पेशल एडजस्टमेंट बोलते हैं। उसके लिए अपन एक वीडियो और बनाने वाले हैं दोस्तों, वो अलग से देखना, दोनों वीडियो कंबाइन करके बिल्कुल आगे लेके चलना, बड़ा मजा आएगा। हमें रही प्यार की, फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना। तो स्क्रीनशॉट सबने ले लिया हो, इसका भी, पिछले वाले का भी, और मेरे साथ बोलते बोलते थोड़ा सा दुआओं में याद रखना दोस्तों, जिंदगी छोटी सी है, अलग अलग चल के क्या करें।